नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। देखिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है ध्वनि, साउंड। अपन बात करें ध्वनि की तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि की यदि मैं प्रकृति की बात करूं तो ध्वनि की जो प्रकृति होती है वो प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। कैसी होती है दोस्तों? अनुदैर्ध्य। यहां से अपन यदि थोड़ी सी पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे प्रकाश की, और प्रकाश की जो प्रकृति मैंने आपको बताई थी वो प्रकाश की प्रकृति होती थी अनुप्रस्थ। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ध्वनि की जो प्रकृति होती है वो प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? अनुदैर्ध्य होती है। आगे यदि अपन बात करें कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ध्वनि की उत्पत्ति की यदि मैं बात करूं तो ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है दोस्तों? कंपनों से। किससे होती है? कंपनों से। अर्थात कोई भी वस्तु जब कंपन करती है तो उस कंपन से क्या उत्पन्न होती है? यह ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता का होना बहुत आवश्यक है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इसके संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? एक माध्यम की। अब ये जो माध्यम है वो कौन सा हो सकता है? ये माध्यम ठोस हो सकता है, ठोस के साथ द्रव माध्यम हो सकता है, और इसी प्रकार से गैसीय माध्यम भी हो सकता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और यदि अपन बात करें प्रकाश की तो मैंने पिछली क्लास में आपको यही बताया था कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी प्रकार के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रकाश जो है वो निर्वात में भी क्या कर सकता है दोस्तों? गमन कर सकता है। ध्वनि की यदि मैं बात करूं तो ध्वनि के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन प्रकाश के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस माध्यम की यदि मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, यदि अपन बात करें चंद्रमा की या यदि अपन बात करें अंतरिक्ष की, यदि चंद्रमा या अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति आपस में दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं तो वे एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा और अंतरिक्ष पे जो माध्यम होता है वो कौन सा होता है? निर्वात होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि अंतरिक्ष या चंद्रमा पर किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं पाया जाता, माध्यम नहीं पाया जाता। अर्थात चंद्रमा और अंतरिक्ष पर यदि दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वे एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि अपन ने अभी यहाँ पे पढ़ा है कि ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम की आवश्यकता के साथ ही दोनों व्यक्तियों के आपस में बातें सुनी जा सकती है। लेकिन बात करूँ मैं चंद्रमा और अंतरिक्ष की तो इसमें किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं पाया जाता, और नहीं पाए जाने के कारण अपन कह सकते हैं कि वे दोनों एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते। आगे यदि मैं बात करूं ध्वनि का आवर्ती परिसर, ध्वनि का आवर्ती परिसर, देखिए दोस्तों, यहां पे आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है आवर्ती। यहां पे आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है आवर्ती। और यदि मैं इस आवर्ती की मैं बात करूं तो इस आवर्ती के यदि मात्रक की सबसे पहले मैं बात करूं तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्ट्ज। क्या हो जाएगा दोस्तों?
हर्ट्ज। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस आवर्ती के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे? हर्ट्ज थे। और इसलिए अपन कह सकते हैं कि आवर्ती का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्ट्ज हो जाएगा। एक इसका अन्य मात्रक और होता है जिसको अपन बोलते हैं चक्कर प्रति सेकंड। क्या है दोस्तों? चक्कर प्रति सेकंड। ये भी किसका मात्रक होता है? आवर्ती का मात्रक होता है। अपन बात कर रहे हैं ध्वनि का आवर्ती परिसर। और जो ध्वनि का आवर्ती परिसर होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है? पहले यदि मैं बात करूं तो पहले आपके पास आ जाती है सर्वे तरंगे। सर्वे तरंगे। और दूसरे की यदि मैं बात करूं तो दूसरी आपके पास आ जाएगी असर्वे तरंगे। असर्वे तरंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सर्वे तरंगे है, सर्वे का अर्थ अपन सब जानते हैं कि सर्वे जो होता है उसका मतलब होता है सुनना। अर्थात परिभाषा क्या हो जाएगी? वे तरंगे जो सुनाई जा सकती है या वे तरंगे जो सुनी जा सकती है, कौन सी तरंगे कहलाती है? सर्वे तरंगे कहलाती है। इसके विपरीत यदि मैं बात करूं असर्वे तरंगों की तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे तरंगे जो नहीं सुनी जा सकते, अर्थात वे तरंगे जो मानव के द्वारा नहीं सुनी जा सकती, कौन सी तरंगे कहलाती है? असर्वे तरंगे कहलाती है। यदि मैं इन असर्वे तरंगों को भी और भागों में विभक्त करूं तो ये हो जाती है दोस्तों दो प्रकार की। एक तो कौन सी हो जाती है? अवसर्वे तरंगे। कौन सी होती है दोस्तों? अवसर्वे तरंगे। और एक हो जाएगी परासर्वे तरंगे। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? परासर्वे तरंगे। अपन बात कर रहे हैं ध्वनि का आवर्ती परिसर। तो मुख्य रूप से यदि मैं बात करूं तो मुख्य रूप से आपके पास यह दो प्रकार की हो जाएगी। एक हो जाती है सर्वे तरंगे और दूसरी हो जाती है असर्वे तरंगे। सर्वे तरंगे वे तरंगे जो मनुष्य के कान सुन सकते हैं, कौन से तरंगे कहलाएंगे? सर्वे तरंगे कहलाएंगे। असर्वे तरंगे की यदि मैं बात करूं तो असर्वे तरंगे अपन उन्हें कहेंगे जो मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। यदि मैं असर्वे तरंगों के भी भाग की मैं बात करूं तो ये असर्वे तरंगे होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की। पहली तरंग की यदि मैं बात करूं तो पहली तरंग होती है इसमें अवसर्वे तरंगे, जिसको भी मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। और दूसरी होती है परासर्वे तरंगे, इसको भी मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों तरंगे होती क्या है? अपन पढ़ रहे हैं इनको आवर्ती परिसर के रूप में। अर्थात पहली यदि मैं बात करूं सर्वे तरंगों की तो ये सर्वे जो तरंगे हैं इनकी जो आवर्ती होती है, इनकी आवर्ती कितनी हो जाएगी दोस्तों? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। प्रश्न आपके पास डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि सर्वे तरंगों की आवर्ती कितनी होती है तो अपन क्या करेंगे दोस्तों? सर्वे तरंगों की जो आवर्ती होती है यह आवर्ती होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। अर्थात यदि किसी ध्वनि की आवर्ती 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है, वही ध्वनि मनुष्य के कान द्वारा सुनी जा सकती है। अब इसमें कौन कौन सी तरंगे आती हैं? पहली तरंगे की यदि मैं बात करूं तो खुद ध्वनि तरंगे हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इन ध्वनि तरंगों को अपन सुन सकते हैं। जब दो मनुष्य आपस में बात करते हैं तो उन दोनों की तरंगों को, उन दोनों की बातचीत को अपन सुन सकते हैं। तो इसमें पहला उदाहरण क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगों का। दूसरे यदि मैं बात करूं भूकंप की ध्वनि, या भूकंप की तरंग, तो देखिए दोस्तों, जब भूकंप आता है
तो अपने को पता चल जाता है कि भूकंप अर्थात भूमि में क्या हो रहा है दोस्तों, कंपन हो रहा है। और अपन बात करें ध्वनि की, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ध्वनि होती है वो ध्वनि ये जो ध्वनि होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है, कंपनों के द्वारा। किसके द्वारा होती है, कंपनों के द्वारा। और अब अपन पढ़ रहे हैं भूकंप अर्थात कंपन तो होगा, लेकिन किसके कारण से होगा, भूमि के द्वारा होगा। तो अर्थात पहली तरंग तो कौन सी हो जाएगी, इसमें पहली तरंग तो आ जाएगी ध्वनि तरंगे, और दूसरी तरंग कौन सी हो जाएगी दोस्तों, भूकंप की तरंगे। प्रश्न आपके पास डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सर्वे जो तरंगे होती है उनकी आवृत्ति कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, सर्वे जो तरंगे होती है इनकी जो आवृत्ति होती है वो आवृत्ति कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मैं बात करूं इनके उदाहरणों की, तो उदाहरण में पहला उदाहरण इसका आ जाता है ध्वनि तरंगों का, तो दूसरा उदाहरण आ जाएगा इसमें भूकंप की तरंगों का। ये मनुष्य के कान द्वारा सुनी जा सकती है। ये जो तरंगे हैं इनको मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, इसलिए इसे अपन कौन से तरंगे कहते हैं, असर्वे तरंगे कहते हैं। अब इनके जो दो रूप हैं, पहला अवसर्वे तरंगे और दूसरा प्रासर्वे तरंगे, ये दोनों इसी पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं दोस्तों, इसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति पर। कैसे करते हैं वो देखिए। मैं सबसे पहले बात करूं इस अवसर्वे तरंगों की, तो देखिए दोस्तों, यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति इस 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है तो उन तरंगों को अपन क्या बोलेंगे, अवसर्वे तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अवसर्वे तरंगे बोलते हैं। अर्थात इनकी जो आवृत्ति होती है वो अपन कह सकते हैं 20 हर्ट्ज से कम। इनकी जो आवृत्ति होती है वो अपन कह सकते हैं 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होती है। और यदि मैं बात करूं इन परासर्वे तरंगों की, अर्थात यदि मैं बात करूं इन परासर्वे तरंगों की, तो देखिए दोस्तों, यदि इस 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की यदि कोई आवृत्ति हो जाएगी तो वो किस में आ जाएगी, परासर्वे तरंगों में आ जाती है। अर्थात इनकी आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। और इस प्रकार से जो ध्वनि का आवर्ती परिसर है वो कुल कितने प्रकार का हो जाता है, 3 प्रकार का हो जाता है। पहला सर्वे तरंगे, दूसरा अवसर्वे तरंगे और तीसरा परासर्वे तरंगे। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पे 20,000 जो हर्ट्ज है इसको अपन ये भी कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज। क्या कह सकते हैं दोस्तों, 20 किलो हर्ट्ज। अर्थात सर्वे तरंगों की जो आवृत्ति होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। इस 20 हर्ट्ज से कम वाली तरंगे है वो अवसर्वे तरंगे कहलाएगी, और 20 किलो हर्ट्ज से जो ज्यादा हो जाएगी उसे अपन परासर्वे तरंगे कहते हैं। यदि मैं बात करूं इन अवसर्वे तरंगों के उदाहरणों की, अपन बात किसकी कर रहे हैं, अवसर्वे तरंगों के उदाहरणों की। तो इन अवसर्वे तरंगों के जो उदाहरण है इसमें कि ये तरंगे कौन सुन सकता है, तो देखिए दोस्तों, यह जो तरंग है वो कौन सुन सकता है, हाथी। अर्थात हाथी इन तरंगों को आसानी से सुन सकता है। हाथी इन तरंगों को बहुत आसानी से सुन सकता है। दूसरे यदि मैं उदाहरण की बात करूं, पत्तियों की सरसराहट। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे, पत्तियों की जो सरसराहट अपने को सुनाई देती है वो सुनाई कब देती है, जब हवा का वेग बहुत ज्यादा होता है। अर्थात यदि हवा का वेग बहुत ज्यादा होगा तो ये अपने को भी सुनाई देगी,
और जब हवा चल ही नहीं रही है तब भी पत्तियों में क्या होती है, सरसराहट होती है, और यह सरसराहट की आवाज मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। अर्थात पत्तियों की जो सरसराहट होगी वो कौन से में आ जाएगी, इन अवसर्वे तरंगों में आ जाती है। आगे यदि मैं बात करूं मनुष्य के हृदय की धड़कन, मनुष्य के हृदय की जो धड़कन होती है उनको भी अपन नहीं सुन सकते दोस्तों। और जो ये भी अपने पास तरंग कौन सी हो जाएगी, इन अवसरित तरंगों में हो जाती है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं इन प्रासर्वे तरंगों के बारे में, तो मैंने आपको इनका आवर्ती परिसर बता दिया कि जो प्रासर्वे तरंगे होती है इनका जो आवर्ती परिसर होगा वो कितना होगा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, या अपन कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान में ये रखनी है कि इनकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। क्या होगी दोस्तों, आवृत्ति ज़्यादा। तो आपको ध्यान में ये रखना है, अपन इसे थोड़ा अलग से पढ़ेंगे। प्रासर्वे तरंगे, आवृत्ति मैंने इनको बता दी कितनी होती है दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। आवृत्ति कितनी होती है इनकी, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। अब इनकी जो ये आवृत्ति होती है ये तो है बहुत ज्यादा, लेकिन यदि मैं बात करूं इनके तरंग दैर्ध्य की, तो दोस्तों इनकी तरंग दैर्ध्य होती है बहुत कम, बहुत कम होती है दोस्तों। लेकिन यदि मैं बात करूं इनकी ऊर्जा की, लेकिन मैं किसकी बात करूं दोस्तों, इनकी ऊर्जा की, तो इस ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। कैसे होता है दोस्तों, देखिए इन प्रासर्वे तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो मैंने आपको बताया बहुत कम होता है, लेकिन ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके आवर्ती का मान बहुत ज्यादा होता है, और ये ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाने के कारण इनका उपयोग किस रूप में करते हैं दोस्तों, किरण पुंज के रूप में। किस में करते हैं दोस्तों, किरण पुंज के रूप में। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रासर्वे जो तरंगे होती है उनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाने के कारण इनका उपयोग अपन किरण पुंज के रूप में विभिन्न उपयोगों में कर सकते हैं। जैसे अपन उपयोग की यदि मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों इसका पहला उपयोग है समुद्र की गहराई पता लगाने में। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। तो प्रासर्वे तरंगे जो होती है इनका पहला उपयोग आपके पास क्या हो जाएगा कि इन तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है। यहां पे दोस्तों एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्या बन जाता है कि समुद्र की गहराई जो होती है वो किस में मापी जाती है। समुद्र की जो गहराई होती है वो किस में मापी जाती है। तो देखिए दोस्तों इन समुद्र की गहराई जो मापी जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, फेदन। क्या बोलते हैं दोस्तों, फेदन। और इसके लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उस यंत्र को अपन क्या बोलते हैं, फेदोमीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, फेदोमीटर।
तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है कि समुद्र की गहराई जो मापी जाती है उसकी इकाई क्या होती है, फेदम होती है। मापने का जो यंत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, फेदोमीटर। यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना है कि एक फेदम में या तो अपन कह सकते हैं इसमें, या तो अपन इसमें कह सकते हैं कि एक फेदम में कितने मीटर होंगे, 1.829 मीटर। कितने होते हैं दोस्तों, एक फेदम में 1.829 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1.829 मीटर होते हैं। तो ये दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। या अपन कह सकते हैं इसी में कि इसका मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, 6 फीट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, एक फेदम का मान या तो आप कह दो 1.829 मीटर के बराबर होता है, या अपन कह सकते हैं कि इसमें एक फेदम की जो लंबाई होती है वो 6 फीट के बराबर होती है। यदि अपन यहां पे बात कर दे 100 फेदम की, कितने की बात करें दोस्तों, 100 फेदम की, तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाता है समुद्री मील के बराबर। किसके बराबर होता है दोस्तों, समुद्री मील के बराबर। तो इसमें पहला उपयोग मैंने आपको क्या बताया, पहला उपयोग है आपके पास समुद्र की गहराई का पता लगाने में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कौन सी तरंगों का उपयोग करेंगे अपन, इन परासर्वे तरंगों का उपयोग करते हैं। दूसरी यदि मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो देखिए दोस्तों, शरीर के जो विभिन्न सूक्ष्म पार्ट होते हैं, अपन कह सकते हैं जैसे आंख, नाक, कान, गला, इनमें रोगों के बारे में पता लगाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, इसी परासर्वे तरंगों का उपयोग किया जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं विशिष्ट चिकित्सकों द्वारा विभिन्न शरीर के रोगों के बारे में पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा दोस्तों, परासर्वे तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तीसरे उदाहरण की, तो शरीर में जो कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, उनके इलाज के लिए भी इन्हीं परासर्वे तरंगों का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ट्यूमर की यदि मैं बात करूं, कैंसर की यदि मैं बात करूं, तो इनके इलाज के लिए या अपन कह सकते हैं उपचार के लिए किसका उपयोग करेंगे अपन, परासर्वे तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी ध्वनि का जो आवर्ती परिसर होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिन्हें अपन सर्वे तरंगे और असर्वे तरंगे बोलते हैं। और कुल यदि मैं बात करूं कि इनका कुल आवर्ती परिसर कितना होता है, तो इनका कुल आवर्ती परिसर हो जाएगा दोस्तों 3 प्रकार से। पहला अपन ने पढ़ लिया है सर्वे तरंगे, जिसकी आवर्ती 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या अपन कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज होती है। दूसरी में बात करूं अवसर्वे तरंगे, जिनकी आवर्ती परिसर 20 हर्ट्ज से कम होती है। और तीसरी में बात करूं
परासरवे तरंगों की जिनकी आवर्ती का मान कितना हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, या अपन कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि जो परासरवे तरंगे हैं उनको कौन कौन सुन सकता है। तो देखिए दोस्तों, परासरवे जो तरंगे हैं इसे कौन कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, ये सभी इन परासरवे तरंगे को आसानी से सुन सकते हैं। मनुष्य इन तरंगों को नहीं सुन सकता, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? असरवे तरंगे, जिसका एक रूप क्या है? परासरवे तरंगे। मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को ही सुन सकता है, इसके अलावा किसी प्रकार की ध्वनि को नहीं सुन सकता। अर्थात अपन कह सकते हैं कि मनुष्य के कानों द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि केवल सर्वे ध्वनि होती है। इसके अतिरिक्त असर्वे ध्वनि, जिन्हें अपन प्रासर्वे ध्वनि व अवसर्वे ध्वनि कहते हैं, इनको मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि इनका आवर्ती परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक नहीं रहता है। आगे देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखिए दोस्तों, मान लेते हैं आपके पास वो माध्यम क्या है? ठोस। हो सकता है माध्यम आपके पास क्या है? ठोस माध्यम है। दूसरी में बात करूं, आपके पास द्रव माध्यम हो सकता है, और तीसरी में बात करूं आपके पास गैसीय माध्यम हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में इनसे संबंधित आपको डायरेक्ट प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा वेग जो होता है वो किसका होता है? ठोस का होता है कि द्रव का होता है कि गैस का होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखना है कि सबसे ज्यादा जो वेग होता है वो किसका होता है दोस्तों? ठोस का होता है। ठोस के बाद में किसका हो जाएगा? द्रव का, और द्रव के बाद में किसका हो जाएगा दोस्तों? गैस का। ठोस का, द्रव का और गैस का। पिछली क्लास में मैंने बात की थी प्रकाश के वेग की, तो यहां पे दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश का वेग निर्वात में भी गमन कर सकता है, अर्थात प्रकाश का वेग जो सबसे ज्यादा होता है वो किस में होता है? निर्वात में होता है। निर्वात के बाद में किस में आ जाएगा दोस्तों? गैस में। गैस के बाद में किस में आ जाएगा दोस्तों? द्रव में। और सबसे कम किस में आ जाएगा दोस्तों? ठोस में। तो आपको दोस्तों ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। यदि आपके पास बात आ रही है ध्वनि की, तो ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे ज्यादा किस में होगा दोस्तों? ठोस में। लेकिन बात आ रही है प्रकाश, प्रकाश का यह वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? निर्वात में होता है दोस्तों। किस में होता है दोस्तों? निर्वात में होता है। जैसे यदि मैं आपसे बात करूं
एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि बरसात के दिनों में आकाश में जो बिजली कड़कती है, बरसात के दिनों में जो बिजली कड़कती है, तो उस बिजली के कड़कने में आपको कड़कते समय, बिजली के कड़कते समय बिजली के कड़कते समय प्रकाश पहले दिखाई देता है। जबकि उसके कड़कने की आवाज अर्थात ध्वनि बाद में सुनाई देती है। क्यों? क्वेश्चन आपके पास क्या है कि जब आकाश में कोई बिजली कड़कती है, जब आकाश में कोई बिजली कड़कती है, तो कड़कते समय आपको उसके प्रकाश जो है वो पहले दिखाई देता है, जबकि उसकी ध्वनि आपको बाद में सुनाई देती है। क्यों? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे अभी क्या कहा कि प्रकाश जो है वो निर्वात में गमन करता है। किसमें गमन करता है दोस्तों? निर्वात में। और निर्वात में इसका जो वेग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जबकि ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं करती है दोस्तों, निर्वात में गमन नहीं करती है। अर्थात इसमें ठोस में सबसे ज़्यादा वेग पाया जाता है, जबकि इसमें निर्वात में पाया जाता है। तो जैसे ही आकाशीय बिजली कड़कती है, तो वह आकाशीय बिजली अंतरिक्ष में कड़कने के साथ ही निर्वात में अपने को दिखाई दे जाती है, जबकि अंतरिक्ष में किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं होने के कारण उसको पृथ्वी तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, और अपन कह सकते हैं कि प्रकाश पहले दिखाई देता है, जबकि इसकी ध्वनि हमें बाद में सुनाई देती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान में यही रखना है कि यदि आकाशीय बिजली कड़कती है तो उसका प्रकाश पहले, जबकि ध्वनि इसके बाद में सुनाई देती है। क्यों देती है? क्योंकि अंतरिक्ष में किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं पाया जाता है, अतः उसकी ध्वनि को पृथ्वी तक पहुंचने में थोड़ा अतिरिक्त समय लगता है, और यह अतिरिक्त समय लगने के कारण ही आकाशीय बिजली तुरंत दिखाई देती है, जबकि इसकी कड़कने की आवाज़ थोड़ी देर बाद में सुनाई देती है। आगे यदि मैं बात करूं कि ठोस की, देखो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो ध्वनि का वेग होता है वो किस में देता है? ठोस में देता है। इसका मैं एक सिंपल सा आपको उदाहरण बताऊं। अपन जब रेल की पटरी के ऊपर कान लगाकर सुनते हैं तो अपने को पता चल जाता है बहुत दूर से कि थोड़ी दूरी पर रेलगाड़ी आ रही है। क्यों सुन जाता है दोस्तों? क्योंकि जो रेल की पटरियां होती है उसमें माध्यम के जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, अर्थात किस अवस्था में पाए जाते हैं दोस्तों? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और अपन पढ़ भी ये रहे हैं कि ध्वनि का जो वेग होता है वो ठोसों में क्या होता है? ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने के कारण कई किलोमीटर दूर जब कोई रेलगाड़ी पटरियों पर आती है तो भी उन पटरियों के माध्यम से उसकी ध्वनि अपने को सुनाई दे जाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ध्वनि का जो वेग है वो ठोसों में क्या होता है? ज़्यादा होता है। दूसरे एक उदाहरण की यदि मैं बात करूं, यदि किसी क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो अपन क्या देखते हैं कि पहली लाइन में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको उस टीचर की आवाज़ तेज सुनाई देती है, जबकि लास्ट लाइन में जो बच्चे बैठे होते हैं उनको उस टीचर की आवाज़ थोड़ी धीमी गति से सुनाई देती है।
और यदि क्लासरूम बहुत बड़ी होती है तो अपन कह सकते हैं कि लास्ट की जो लाइन होती है उनको शायद टीचर की आवाज़ सुनाई न भी दे। क्यों दोस्तों? क्योंकि लास्ट लाइन और उन टीचर के मध्य दूरी ज़्यादा हो जाने के कारण ध्वनि को पहुंचने में क्या होता है दोस्तों, टाइम लगता है। और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते उसकी ध्वनि का वेग इतना कम हो जाता है कि लास्ट बेंच वाली जो बच्चे होते हैं उनको उनकी ध्वनि या तो सुनाई नहीं देती है या अपन कह सकते हैं कि धीमी गति से सुनाई देती है। अतः अपन कह सकते हैं कि इस गैसीय अवस्था में अर्थात वायु माध्यम में ध्वनि का वेग क्या होता है दोस्तों, सबसे कम होता है, जबकि ठोस माध्यम में इसका वेग सबसे ज्यादा होता है। आगे देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पूछ ले, जैसे मैं बात करूं वायु की और आपसे पास प्रश्न पूछ ले कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। वायु में ध्वनि का वेग, तो देखिए दोस्तों, वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है दोस्तों, 332 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है और आपको ध्यान में रखना है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों, 332 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं द्रव्य की, जल की, जल में ध्वनि का वेग, तो देखिए दोस्तों, जल में जो ध्वनि का वेग होता है वो वेग कितना हो जाएगा, 1483 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है दोस्तों, 1483 मीटर प्रति सेकंड। और इसी प्रकार यदि मैं ठोस माध्यम लोहे की यदि मैं बात करूं, इसी प्रकार यदि मैं लोहे में इस ध्वनि के वेग की यदि मैं बात करूं, तो लोहे में ध्वनि का जो वेग होता है वो होता है 5130 मीटर प्रति सेकंड। आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा वेग किसमें है, लोहे में है। लोहा कैसा माध्यम होता है, अपन कह सकते हैं दोस्तों ठोस माध्यम होता है। सबसे ज्यादा किसमें, लोहे में। लोहे के बाद की मैं बात करूं तो आपके पास द्रव आ जाता है। कौन सा माध्यम है, द्रव माध्यम। इस द्रव माध्यम का जो वेग है इस ठोस की अपेक्षा क्या है दोस्तों, कम है। और इस द्रव की अपेक्षा यदि मैं इस गैसीय माध्यम की मैं बात करूं तो गैस का क्या है, इस द्रव से भी कम है। और अपन पढ़ भी रहे हैं कि इस ध्वनि का जो सबसे ज्यादा वेग होता है वो ठोसों में होता है, जबकि कम होता है वो किस में होता है, गैस में होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में ये रखना है कि ठोसों में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा, जबकि प्रकाश की यदि मैं बात करूं तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। आपसे पूछ ले निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये किसका होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। जबकि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ध्वनि की, तो इन दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्वनि की पूछे तो आपको ध्वनि का ध्यान में रखना है और प्रकाश के पूछे तो आपको प्रकाश का ध्यान में रखना है। आगे देखिए दोस्तों, ध्वनि की विशेषताएं। ध्वनि की विशेषताएं दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार से अपन जानते हैं। पहली विशेषता जो इसकी होती है वो होती है तीव्रता। क्या होती है दोस्तों,
तीव्रता, इंटेंसिटी अपन बोलते हैं। किसी भी ध्वनि की आवाज जो होती है वो तीव्र व मंद होने की प्रक्रिया या होने की जो क्रियाविधि होती है वो क्या कहलाती है, इसकी तीव्रता कहलाती है। यदि आपके पास कोई ध्वनि है उसकी आवाज या तो तीव्र होगी या क्या हो जाएगी दोस्तों, मंद हो जाएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं, ध्वनि की तीव्रता बोलते हैं। और इसका जो मान होता है, इसको अपन आई से लिखते हैं इंटेंसिटी। इसका जो मान होता है वह आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है दोस्तों। यहां पर ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड आयाम। ए क्या होता है दोस्तों, आयाम। तो तीव्रता का मान की यदि मैं बात करूं तो तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, आयाम के वर्ग के समानुपाती। तीव्रता का मान आयाम के वर्ग के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। यदि मैं यहां पर एक नियतांक लूंगा तो के क्या हो जाएगा दोस्तों, एक नियतांक हो जाएगा। बात करते हैं अपन इसके मात्रक की। बात किसकी करते हैं अपन दोस्तों, इसके मात्रक की। तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, देखो इसका पहला मात्रक तो होता है जूल बटे सेकंड गुणा मीटर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, जूल बटे सेकंड गुणा मीटर स्क्वायर। ये मात्रक किसका है, इस तीव्रता का। पिछली क्लासों में अपन पढ़ चुके हैं, इस मान को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, जूल बटे सेकंड। इसको अपन बोलते हैं दोस्तों वाट, शक्ति। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, जिसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। अर्थात इस जूल बटे सेकंड की जगह अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वाट। और नीचे क्या बच जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या बच जाता है दोस्तों, मीटर स्क्वायर। परिभाषा की यदि मैं बात करूं, तीव्रता की यदि मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा देखो दोस्तों क्या हो जाएगा। यदि मैं इस मीटर स्क्वायर के मान को 1 रख लूं, मीटर स्क्वायर मात्रक किसका हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल का। अर्थात इस मीटर स्क्वायर का मान मैं 1 रख लूं और s बराबर क्या रख लूं, 1 सेकेंड। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक क्षेत्रफल में एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में ऊर्जा के मान को ही अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊर्जा के मान को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, तीव्रता बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तीव्रता कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में, क्यों, क्योंकि मैंने मीटर स्क्वायर का मान क्या मान लिया दोस्तों, 1 मान लिया। 1 सेकंड में मैंने s का मान भी 1 मान लिया। ऊर्जा के मान को ही अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, तीव्रता बोलते हैं। अर्थात यहां पे मैंने मीटर स्क्वायर का मान 1 मान लिया, सेकंड का मान 1 मान लिया, बाकी क्या बच गया, ऊर्जा। और ये ऊर्जा का मान ही क्या कहलाएगा दोस्तों, तीव्रता कहलाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी क्या हो जाती है, परिभाषा हो जाती है। मात्रक की यदि मैं बात करूं, जूल प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर, या अपन कह सकते हैं वाट प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन मैं बात करूं दोस्तों इसके एसआई मात्रक की, तो मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बता दिया है कि जो वैज्ञानिक जिस चीज की खोज करता है वो ही उसका एसआई मात्रक कहलाता है।
इसके बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे? डेसिबल। अर्थात ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डेसिबल। क्या हो जाएगा दोस्तों? डेसिबल। मैंने आपको अभी बताया था ध्वनि की आवृत्ति, दोनों अलग चीज है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। यदि आपके पास ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक पूछे तो आपको हर्ज करना है, और यदि ध्वनि की तीव्रता की मैं बात करूं तो इस तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डेसिबल हो जाएगा। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो इसका पहला गुण आता है, जो पहले इसकी विशेषता आती है, इन विशेषताओं में पहला मान इसके किसका हो जाता है? तीव्रता का हो जाता है। इस तीव्रता का मान आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। आयाम के वर्ग के समानुपाती। पहले यदि मैं मात्रक की बात करूं तो जूल प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर, ऐसा ही मात्रक की यदि मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डेसिबल। यदि इसमें आपके पास एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, यदि आयाम के मान को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी तीव्रता के मान में क्या परिवर्तन होगा? देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? अपन ने क्या पढ़ा है? आई समानुपाती ए स्क्वायर। क्या पढ़ा है दोस्तों? आई समानुपाती ए स्क्वायर। आपको यहाँ पे क्या कर रहा है कि आयाम के मान को कितना कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। अर्थात जो आयाम पहले ए था वो अब कितना हो जाता है? 2a हो जाता है। मान क्या हो जाएगा? आई समानुपाती 2a का होल स्क्वायर, आई समानुपाती 4a स्क्वायर। यदि एग्जाम में आपके पास प्रश्न यह आ जाए कि क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों, अब कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 गुना हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे इसी क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया हुआ हो कि इसकी तीव्रता के मान में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो देखिए दोस्तों, प्रारंभ में कितनी थी? 1a स्क्वायर थी, अब कितनी हो गई? 4a स्क्वायर हो गई। तो वृद्धि कितने की हुई? तो अपन कह देंगे वृद्धि कितनी की हो जाएगी दोस्तों? 3a स्क्वायर की। अर्थात वृद्धि का मान कितना हो जाएगा? अपन कह सकते हैं 3 गुनी वृद्धि हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो किस प्रकार से पूछा जा रहा है। इसमें यदि आपको परिवर्तन पूछा है तो परिवर्तन कितना हुआ कि अब 4 गुना हो जाता है, पहले 1 गुना था। आपसे पूछ लिया जाए कितनी वृद्धि हो रही है, कितना बढ़ रहा है, तो देखिए दोस्तों, पहले 1 गुना था, अब 4 गुना हो गया। कितना बढ़ गया है? अपन बात करेंगे 3 गुना बढ़ गया है। इस प्रकार से आपको इस तीव्रता के बारे में ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इस ध्वनि की अन्य विशेषताओं के बारे में।